एक बार की बात है, भस्मापुर नाम के एक गांव में अंजना नाम की एक जादूगरनी रहती थी। अंजना जादूगरनी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। वो हमेशा अपने भस्मापुर गांव के लोगों की मदद किया करती थी। एक बार की बात है, अंजना जादूगरनी जंगल से कुछ फल तोड़कर खाने गई थी। तभी उसे वहाँ पर दो बच्चियाँ रोती हुई नजर आई। अरे ये दोनों बच्चियां यहाँ पर कैसे आई होगी? ना जाने इन्हें यहाँ इस तरह कौन छोड़कर गया होगा। लेकिन मैंने अगर इन्हें यहाँ इसी तरह छोड़ दिया तो कोई जंगली जानवर इन दोनों को अपना भोजन बना लेगा। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर अंजना जादूगरनी उन दोनों बच्चियों को उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाती है। अंजना पूरे गांव में उन बच्चियों को लेकर घूमती है और लोगों से पूछती है कि वो किसकी बच्चियां हैं, परंतु कोई भी कुछ नहीं कहता। तब से अंजना जादूगरनी ही उन दोनों बच्चियों को अपने घर में रखकर पालने लगती है। वो दोनों का नाम पायल और घुंघरू रखती है। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है और समय के साथ अंजना बूढ़ी हो जाती है और वो दोनों जुड़वा बच्चियां बड़ी हो जाती है। उन दोनों को ऐसा लगता था कि उनकी माँ अंजना जादूगरनी ही है। इतने सालों में जादूगरनी ने कभी उन्हें सच्चाई नहीं बताई थी कि उन्हें कोई जंगल में छोड़कर चला गया था। एक बार की बात है, वो दोनों लड़कियां अंजना के पास जाती है और कहती है, माँ, घुंघरू को देखो ना, कितनी शैतानियाँ करती है। इसने पड़ोस में रहने वाली मेरी दोस्त को बहुत मारा। माँ, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी पायल उसके साथ ही खेलती रहती है, इसलिए मैंने उसको पीट दिया। तेरे साथ कौन खेलेगा? तू इतनी जल्दी चिढ़ जाती है। चुप कर, समझी? ज्यादा पटर पटर करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों बहनों की बात सुन अंजना कहती है, अरे अरे बस भी करो। जब देखो एक दूसरे से लड़ती रहती हो। और घुंघरू, तुम हमेशा किसी न किसी से लड़ने का बहाना ढूंढती रहती हो, कभी अपनी बहन से तो कभी दूसरी लड़कियों से। मैं तुम्हें अंतिम बार समझा रही हूँ, आगे से तुमने ऐसी शैतानी करी तो मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूँगी। अब जब देखो मुझे ही डांटती रहती हो। इस पायल को तो आप कुछ कहते ही नहीं हो। ऐसा नहीं है घुंघरू बेटा, तुम सच में पायल से ज्यादा शरारतें करती हो। घुंघरू बिना कोई बात सुने वहाँ से चली जाती है। दोनों बहनों में पायल का स्वभाव थोड़ा शांत था, परंतु घुंघरू थोड़ी चिड़चिड़ी और गुस्से वाली लड़की थी। एक दिन अचानक से अंजना जादूगरनी की तबीयत कुछ खराब सी हो जाती है। वो इतनी बीमार पड़ जाती है कि बिस्तर पकड़ लेती है। कुछ समय बाद उसको ऐसा एहसास होता है कि अब उसकी ऊपर जाने की उम्र हो गई है। वो अपनी दोनों बेटियों को बुलाकर कहती है, बेटियों, मुझे तुम दोनों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी है। कैसी बात माँ? मैंने सोचा था तुम्हें ये बात कभी नहीं बताऊंगी, लेकिन आज बताना बहुत जरूरी है। बेटी, तुम दोनों मेरी अपनी बेटियां नहीं हो। मैं तुम्हें एक जंगल से उठा कर लाई थी। तुम्हारे अपने माता पिता ने तुम्हें वहाँ छोड़ दिया था। ये सुन पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, माँ, आपने कभी हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि आप हमारी अपनी माँ नहीं हो, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा खून का रिश्ता है या नहीं। हमारा रिश्ता खून के रिश्ते से भी बढ़कर है। बेटियों, मुझे तुम दोनों को एक और बात बतानी है। मैंने अपने सालों की मेहनत से एक लहंगे का घर बना रखा है और वो बादलों में है, और इस घर पर बादलों की दो चुड़ैलों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने उसी लहंगे के घर के बगल में एक और अपना लहंगे का घर बना रखा है। तुम्हें दोनों में से हमारा लहंगे का घर कौन सा है पता लगाना होगा, और साथ में उन दोनों चुड़ैलों से उसे मुक्त भी करवाना होगा। मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। आपको कुछ नहीं होगा माँ। आप ऐसे क्यों बोल रही हो कि आपका अंतिम समय आ गया है? आपने अपनी शक्तियों से कितने लोगों की जान बचाई है। अपनी भी जान बचा लो ना माँ। इसके बाद अंजना जादूगरनी कुछ कह पाती उससे पहले ही उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो मर जाती है। पायल और घुंघरू का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। उन दोनों का अंजना के अलावा और कोई नहीं था। दोनों बहनें गांव वालों की मदद से अपनी मां का अंतिम संस्कार करती है और उदास मन से वापस अपने घर लौट आती है। घर आने के बाद पायल दुखी मन से सोफे के ऊपर बैठी हुई थी, लेकिन तभी घुंघरू मुंह बनाते हुए पायल से कहती है, सुन पायल की बच्ची, माँ ने जिस लहंगे के घर के बारे में बताया है उसको उस चुड़ैलों से मुक्त कराने मैं जाऊंगी, समझी? माँ को लगता था ना कि मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ, चिड़चिड़ी हो जाती हूँ और वो मुझे ही सबसे ज्यादा डांटती थी।
अब देखना, जिसको वो कम प्यार करती थी उनकी वही बेटी लहंगे के घर को वापस लेकर आएगी। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो घुंघरू? हम दोनों चलेंगे जादुई लहंगे को चुड़ैलों से मुक्त कराने। मैं तुम्हें अकेले बिल्कुल नहीं जाने दूंगी, क्योंकि अगर तुम अकेले गई तो हो सकता है तुम्हारी जान को खतरा हो। तुम्हें क्या लगता है दुनिया में सबसे समझदार तुम ही हो और कोई नहीं है? अपने आप को समझदार समझना बंद कर दो पायल, और मेरी बात कान खोलकर सुन लो। लहंगे का घर चुड़ैलों से बचाने मैं ही जाऊंगी, समझी तुम? इतना कहकर घुंघरू अपनी माँ की जादुई झाड़ू लेकर आसमान में उड़ जाती है। वो काफी देर तक इधर उधर घूमती रहती है, परंतु उसे कहीं पर भी लहंगे का घर मिल ही नहीं रहा था। वो मन ही मन सोचती है, लगता है मरते मरते माँ हमें बेवकूफ बनाकर चली गई है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई लहंगे का घर नजर नहीं आ रहा है। घुंघरू इतना सोच ही रही थी कि तभी उसे एक मैना दिखती है। वो मैना घुंघरू से कहती है, सुनो लड़की, मैं अपने बच्चों के लिए खाना लेने आई थी, लेकिन उड़ते उड़ते मैं रास्ता भटक गई हूँ। क्या तुम मेरा घोंसला ढूंढने में मेरी मदद कर सकती हो? उसमें मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। चल हट, तुझे क्या लगता है मेरे पास इतना फालतू समय है कि मैं तेरा घोंसला ढूंढने में तेरी मदद करवाऊँ? मैं क्या तुझे कोई फरिश्ता नजर आ रही हूँ? यदि तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी है तो मना कर दो, परंतु इस तरीके से बात मत करो। चल चल, मुझे मत बता कि मुझे किसी किस तरह बात करनी है। अपनी हद में रह और चली जाओ यहाँ से। घुंघरू के ऐसे कटु वचन सुनकर मैना उड़ती हुई वहाँ से चली जाती है। घुंघरू और ज्यादा आगे बढ़ती है, तभी उसे लहंगे का 2 घर नजर आता है। वो घर देखकर घुंघरू बहुत खुश होती है। अरे वाह, मैंने कर दिखाया। आखिर मैंने लहंगे का घर ढूंढ ही लिया। पता नहीं माँ मुझे कम प्यार क्यों करती थी। अंदर जाकर देखती हूँ कौन सी चुड़ैल है जिसने हमारे लहंगे के घर पर कब्जा कर रखा है। अभी उसको सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर घुंघरू आगे बढ़ने लगती है, तभी उसके सामने भयानक दिखने वाली 2 चुड़ैल प्रकट होती है। उन दोनों चुड़ैलों को देखकर घुंघरू बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। मैं तो बस लहंगे का घर देखने आई थी, प्लीज मुझे मत मारो। हमने तो तुझे कुछ कहा भी नहीं और तू पहले ही हमसे डर गई। आज से पहले मैंने इतना डरपोक इंसान कभी नहीं देखा। तू उस अंजना जादूगरनी की बेटी है ना, और तू यहाँ पर अपने जादुई लहंगे के घर को हमसे आजाद कराने आई थी। लेकिन हमें देखते ही तेरी हालत खराब हो गई। मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि तुम दिखने में इतनी डरावनी लगती हो, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आती। मुझे प्लीज जाने दो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। अब हम तुम्हें अपने शैतानी जादुई लहंगे के घर में रखेंगे और रोजाना तुम्हारे शरीर का एक एक अंग काट कर खाया करेंगे। घुंघरू चुड़ैल की ये बात सुन बहुत ज्यादा डर गई और बेहोश हो गई। वो दोनों चुड़ैल घुंघरू को लेकर शैतानी वाले लहंगे के घर में ले गए। दूसरी तरफ काफी देर से घुंघरू की कोई खोज खबर न मिलने पर पायल बहुत ही ज्यादा चिंतित हो रही थी। इतनी देर हो गई लेकिन घुंघरू का कोई अता पता नहीं है। हे भगवान, कहीं उसकी जान खतरे में तो नहीं है। उसके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। उसको कुछ मत होने देना भगवान। ऐसा सोचकर पायल अपनी माँ की दूसरी जादुई झाड़ू उठाती है और उस पर बैठकर आसमान में उड़ने लगती है। वो उड़ते उड़ते बादलों के बीच चली जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक मैना उड़ती हुई नजर आती है। वो मैना पायल से कहती है, लड़की, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं खाने की तलाश में अपने घोंसले से उड़कर बहुत दूर आ गई हूँ। क्या तुम मेरा घोंसला ढूंढने में मेरी मदद कर सकती हो? उसमें मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। क्यों नहीं मैना, आओ तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, हम दोनों मिलकर तुम्हारा घर ढूंढेंगे। मैना पायल के कंधे पर बैठ जाती है। उसके बाद दोनों मिलकर घोंसला ढूंढने लगते हैं। लगातार 2 घंटे तक घूमने के बाद मैना को उसका घोंसला मिल जाता है। वो बहुत खुश होती है और पायल से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लड़की, तुमने मेरी मदद की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम जिस कार्य के लिए जा रही हो उस कार्य में सफल रहो। उसके बाद पायल उड़ती हुई वापस अपनी मंजिल की तलाश में चली गई। उड़ते उड़ते उसे अचानक से 2 लहंगे के घर नजर आए और उसके सामने 2 चुड़ैल प्रकट हो गई। दोनों चुड़ैल को देखकर पायल बिल्कुल भी नहीं घबराई, क्योंकि वो पहले से ही जानती थी कि उसे 2 चुड़ैलों का सामना करना है। हट जाओ मेरे सामने से, तुमने मेरी माँ के बनाए हुए लहंगे के घर पर कब्जा करके अच्छा नहीं किया। अच्छा, तो तुम अंजना जादूगरनी की दूसरी बेटी हो।
तुम्हारी बहन को तो हमने पहले ही अपने कब्जे में कर लिया है, अब तुम्हारी बारी है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी और ना ही मेरी बहन का, समझी तुम? ऐसा कहकर पायल उन दोनों चुड़ैलों से लड़ाई करने लगती है, परंतु वो उन दोनों के आगे कमजोर पड़ रही थी। तभी अचानक से एक लहंगे के घर से प्रकाश निकलता है और पायल अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस करने लगती है। वो जैसे ही दोनों चुड़ैल की तरफ गुस्से से देखती है, उसकी आंखों से आग निकलता है और उस आग में दोनों चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। चुड़ैलों के भस्म होते ही उनका शैतानी लहंगे का घर भी गायब हो जाता है। अरे ये क्या, मेरी आंखों से आग कैसे निकला और एक लहंगे का घर कहाँ गया? तभी दूसरे लहंगे के घर से आवाज आती है। ये सब तुमने ही किया है पायल, तुमने उन दोनों चुड़ैलों से लड़ने का साहस किया, तभी मैं उनके कब्जे से बाहर आ गई थी। जब मैंने देखा तुम कमजोर पड़ रही हो तो मैंने तुम्हारे अंदर शक्तियाँ डाल दी थी। तुम सच में बहुत साहसी हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन दूसरा वाला शैतानी लहंगे का घर कहाँ गया? मेरी बहन उस घर के अंदर थी। तुम चिंता क्यों करती हो पायल, वो घर गायब हो उससे पहले ही तुम्हारी बहन को मैंने उस शैतानी लहंगे के घर से बाहर निकालकर अपने अंदर रख लिया था। अब से मेरी मालकिन तुम ही हो। तुमने मुझे चुड़ैल के कब्जे से बाहर निकाला। शुक्रिया। क्या मैं तुम्हारे अंदर आकर अपनी बहन से मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पायल लहंगे के घर के अंदर जाती है। वो देखती है कि उसकी बहन बेहोश पड़ी है। पायल के अंदर जाते ही वो अपनी आंखें खोलती है। पायल, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें भी उन दोनों चुड़ैलों ने अपने कब्जे में कर लिया? नहीं घुंघरू, मैंने उन दोनों चुड़ैलों को मार डाला और अब तुम हमारे वाले लहंगे के घर के अंदर हो, जो हमारी माँ ने बनाया था। पर तुमने ये सब कैसे किया? पायल घुंघरू को सारी बातें विस्तार से बताती है। सारी बात जानने के बाद घुंघरू कहती है, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा मेरी बहन, पर तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी, मुझे उसके लिए माफ कर दो। कोई बात नहीं घुंघरू, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। चलो हम अपनी अपनी जादुई झाड़ू से अपनी असली घर में चलते हैं। तभी लहंगे के घर से आवाज आती है। नहीं पायल, अब तुम दोनों बहनें यहीं मेरे अंदर ही रहोगी। तुम्हें जब भी जिस चीज की जरूरत होगी तुम मुझसे कहना, मैं वो सब करूँगी। दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसके बाद लहंगे का घर पायल और घुंघरू सहित जमीन पर आ जाती है। फिर दोनों बहनें उस घर में अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है। अपनी माँ की तरह ही वो दोनों भी जादुई लहंगे की मदद से गांव वालों की मदद करने लगती है। इच्छाधारी नागिन माँ। बहुत समय पहले की बात है। नागलोक में कृतिका नाम की एक नागिन रहती थी। कृतिका बहुत शक्तिशाली थी। उसके एक बूंद जहर से ही किसी भी इंसान की मृत्यु हो सकती थी। कृतिका नागिन को पृथ्वीलोक पर जाना और घूमना बहुत पसंद था, परंतु नागलोक की नागरानी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि नागलोक से कोई भी नागिन पृथ्वीलोक पर घूमने जाए, क्योंकि वो इंसानों को अपना दुश्मन मानती थी। एक बार नागरानी कृतिका नागिन से कहती है, कृतिका, मैं तुम्हें अंतिम बार समझा रही हूँ कि पृथ्वीलोक पर मत जाया करो। अगर आज के बाद मुझे कभी भी पता चला कि तुम पृथ्वीलोक पर गई हो तो तुम्हें सजा दी जाएगी, समझी तुम? जैसे आपकी आज्ञा नागरानी, मैं अब पृथ्वीलोक पर कभी नहीं जाऊंगी। कृतिका नागिन नागरानी से वादा तो कर देती है, लेकिन उसका मन कहाँ मानने वाला था। वो एक दिन चुपचाप पृथ्वीलोक पर चली जाती है और वहाँ घूमने लगती है और मन ही मन सोचती है, मैं यहाँ कितने दिनों बाद आई हूँ, ना जाने क्यों नागरानी इंसानों को दुश्मन मानती है। इंसान कितने अच्छे होते हैं, सिर्फ कुछ ही इंसान बेकार होते हैं। उनके कारण आज पूरी मनुष्य जाति को हमारा दुश्मन माना जाता है। कृतिका नागिन ऐसा सोचते सोचते घने जंगल में चली जाती है। जंगल में कृतिका नागिन को एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, इस जंगल में मनुष्य के बच्चे की आवाज कैसे आ सकती है? लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे जाना चाहिए। नागिन उस बच्ची की आवाज का पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाती है। वो देखती है कि उसकी माँ को किसी सांप ने डस लिया है, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। मरी हुई माँ के बगल में उसके बच्चे बैठकर बहुत रो रही है। कितनी मासूम बच्ची है ये, ना जाने क्यों सांप ने इस बेगुनाह माँ को मार डाला। अब इस बच्ची का क्या होगा? अगर मैंने इसको यहाँ इसी तरह छोड़ दिया तो कोई जंगली जानवर आकर इस बच्ची की भी हत्या कर देगा।
मुझे इस बच्ची को अपने साथ ले जाना चाहिए। कृतिका नागिन उस बच्ची को अपने गोद में उठा लेती है। नागिन के गोद में जाते ही वो बच्ची बिल्कुल चुप हो जाती है। मैं इस बच्ची को लेकर अगर नागलोक गई तो नागरानी मुझे नागलोक से निकाल देंगी। मैं एक काम करती हूँ, इस बच्ची को किसी अच्छे इंसान के हवाले करके वापस नागलोक चली जाती हूँ। नागिन उस बच्ची को लेकर एक गांव में जाती है और किसी के घर के बाहर उसको रखकर जाने लगती है। नागिन जैसे ही बच्ची को अपनी गोद से उतारती है, वो बच्ची जोर जोर से रोने लगती है और नागिन के गोद में दोबारा जाते ही चुप हो जाती है। लगता है ये बच्ची मुझसे दूर नहीं जाना चाहती है, लेकिन मैं क्या करूँ? कृतिका नागिन चुपके से उस बच्ची को नागलोक ले जाती है और उसे अपनी गुफा में चोरी छुपे रखने लगती है। लेकिन नागरानी से ये सच ज्यादा दिनों तक नहीं छुप पाता। कुछ ही दिनों में उनको पता चल जाता है कि कृतिका नागिन पृथ्वीलोक से एक बच्चा उठाकर ले आई है और उसे पाल रही है। नागरानी तुरंत कृतिका के गुफा में जाती है और कहती है, कृतिका, हमारा वादा तोड़कर तुमने हमारा अपमान किया है। मना करने के बावजूद तुम पृथ्वीलोक पर गई और इतना ही नहीं, तुम वहाँ से एक बच्चा उठाकर ले आई। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि तुम्हें इसकी कितनी बड़ी सजा मिल सकती है? मुझे माफ कर दीजिए नागरानी, परंतु मैं बेबस थी। इस बच्ची को मुझ में माँ नजर आती है, इसलिए ये मुझे छोड़ना नहीं चाहती। इसका पूरे पृथ्वीलोक पर कोई नहीं है। मैं आपसे वादा करती हूँ नागरानी, मैं अब कभी पृथ्वीलोक पर नहीं जाऊंगी, लेकिन इस बच्ची को मुझसे दूर मत कीजिएगा। इसका फैसला तो कल नाग दरबार में होगा। इतना कहकर नागरानी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नाग दरबार में सभी शक्तिशाली नागिनें एकत्र होती है और सभी मिलकर फैसला लेती है और नागरानी उस फैसले की घोषणा करती है। सभी शक्तिशाली नागिनों का ये मानना है कि कृतिका नागिन ने घोर अपराध किया है और इसकी केवल एक ही सजा है। मैं अभी इसी वक्त कृतिका नागिन की सारी शक्तियाँ वापस ले रही हूँ। अब कृतिका नागिन एक मामूली इंसान है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इतना कहकर नागरानी कृतिका नागिन की सारी शक्तियाँ वापस ले लेती है और अब कृतिका एक साधारण इंसान बन गई थी। कृतिका, तुम्हें पृथ्वी पर जाने का बहुत शौक था ना? अब तुम अपना पूरा जीवन पृथ्वी पर ही व्यतीत करोगी, समझी तुम? नागरानी, ऐसा मत कीजिए। मैं अपना परिवार कैसे छोड़ सकती हूँ? मुझे आप लोगों की बहुत याद आएगी। मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती। भले आप मेरी सारी शक्तियाँ छीन लीजिए, लेकिन मुझे हमेशा के लिए पृथ्वीलोक पर मत भेजिए। कृतिका, ये तुम्हें गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। हमारा फैसला अंतिम फैसला है। इतना कहकर नागरानी कृतिका और उस बच्ची को पृथ्वीलोक भेज देती है। पृथ्वीलोक पर जाने के बाद कृतिका सोचती है, यहाँ ना तो मेरे पास घर है और ना ही खाने का खाना, लेकिन मेरी बच्ची, मैं किसी भी तरह तुम्हें पालूंगी। अब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारे पिता भी हूँ। बच्ची ने काफी समय से दूध नहीं पिया था, इस वजह से वो बहुत रो रही थी। कृतिका एक अनजान घर का दरवाजा खटखटाती है और कहती है, कृपया कर मेरी बच्ची के लिए थोड़ा सा दूध दे दीजिए, इसको बहुत भूख लगी है। कृतिका को उस घर से दूध मिल जाता है। फिर वो बच्ची को उसे पिला देती है। उसके बाद कृतिका उस मकान की मालकिन से कहती है, आप मुझे अपने घर में नौकरानी का काम दे दीजिए, मुझे अभी काम की बहुत जरूरत है। कृतिका की ये बात सुन उस घर की मालकिन कहती है, हाँ, वैसे हमें भी नौकरानी की कब से जरूरत थी। तुम हमारे घर में झाड़ू पोछा करने का काम कर लेना, उसके बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को 3 समय का भोजन और दूध दे दूंगी। कृतिका उस दिन से वहीं रहने लगती है और नौकरानी का काम करके अपनी बच्ची को पालने लगती है। इसी तरह देखते देखते कई साल बीत जाते हैं और वो बच्ची जिसका नाम कृतिका ने पायल रखा था, वो बड़ी हो जाती है। एक दिन पायल कृतिका के पास आकर कहती है, माँ, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो ना। माँ, मेरे पिता कहाँ हैं? स्कूल में सभी बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि मेरे पिता नहीं है, मैं बिना बाप की बेटी हूँ। अगर तुम्हें बच्चे परेशान करते हैं तो तुम टीचर से शिकायत क्यों नहीं करती? मैंने कई बार किया है, लेकिन मैडम कुछ नहीं कहती। आज मुझे जानना है कि मेरे पापा कौन है। मुझे प्लीज बताओ, मुझे जानना है तो जानना है। तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं है। आप झूठ बोल रही हो, मुझे बताओ। नहीं बताओगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगी।
पायल के जिद के कारण कृतिका को उसे सब कुछ बताना पड़ता है कि उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और वो उसकी सगी माँ नहीं है। उसने तो उसको पाला है और उसके लिए अपनी सारी शक्तियाँ भी छोड़ दी है। ये सब जानकर पायल कहती है, माँ आप कितनी अच्छी हो ना, मेरे लिए आपने अपना घर परिवार शक्ति सब कुछ छोड़ दिया और मुझे इतना प्यार दिया। इतना प्यार शायद मेरे सगे माँ बाप भी मुझे नहीं दे पाते। मुझे माफ कर दो माँ, मैं आज के बाद आपसे कभी ऐसी बातें नहीं करूँगी। कोई बात नहीं मेरी बच्ची। उसके बाद दोनों माँ बेटी गले लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद नागलोक से कृतिका नागिन की बहन सुलेखा नागिन पृथ्वीलोक पर आती है और अपनी बहन का पता लगाकर अपनी बहन के पास आती है। सुलेखा नागिन को देखकर कृतिका बहुत खुश होती है और कहती है, मेरी बहन, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे पूरे परिवार की बहुत याद आती है। परंतु तुम पृथ्वीलोक पर क्यों आई? नागरानी तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा दे सकती है। बहन, मुझे नागरानी ने ही यहाँ आने के लिए कहा था। तुम्हारी सजा अब पूरी हुई। अब तुम्हें नागलोक वापस बुलाया जा रहा है। कृतिका नागिन ये सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है, क्या तुम सच कह रही हो मेरी बहन? तुम सोच भी नहीं सकती हो कि इस बात से मुझे कितनी खुशी मिली है। लेकिन एक शर्त है, तुम अकेली ही नागलोक जा सकती हो। तुम उस इंसानी लड़की को अपने साथ नागलोक नहीं ले जा सकती। ये सुनकर कृतिका की खुशी वापस दुख में बदल जाती है, क्योंकि वो पायल को छोड़कर किसी हाल में नहीं जाने वाली थी। अगर ऐसा है तो मैं नागलोक कभी नहीं जाऊंगी। बोल देना नागरानी से कि एक माँ की ममता उन्हें तब समझ आएगी जब वो खुद किसी संतान को जन्म देंगी। कहने को पायल मेरी अपनी संतान नहीं है, लेकिन अपनी संतान से भी बढ़कर है। मैं ऐसे नागलोक का त्याग करती हूँ जहाँ मेरी बेटी का कोई मूल्य ही नहीं है। तुम जा सकती हो। सुलेखा नागिन वापस नागलोक चली जाती है। ये सारी बातें पायल सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू आ जाता है और वो आकर अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ, मैंने सब सुन लिया। आप मुझसे कितना प्यार करती हो। मुझे छोड़कर कभी मत जाना माँ, कभी मत जाना। नहीं मेरी बच्ची, मैं तुझे छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी। कृतिका पायल के लिए अपना सब कुछ त्याग देती है और पायल के साथ मनुष्य की तरह साधारण जीवन जीती है और उसी साधारण जीवन में अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अब उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था कि उसे नागलोक से निकाल दिया गया। नागलोक में सोना नाम की एक बहुत ही सुंदर नागिन रहती थी। सोना अपनी सौतेली बहन के साथ रहती थी। उसकी सौतेली बहन के अलावा उसके परिवार में कोई नहीं था। सोना अपनी सौतेली बहन नीलम नागिन से बहुत प्यार करती थी। सोना एक बहुत सुंदर और शक्तिशाली नागिन थी। पूरे नागलोक में उसकी सुंदरता और अच्छे स्वभाव की चर्चा थी और उसका जहर पूरे नागलोक का सबसे विषैला जहर था। उसके एक बार डसने से ही कोई भी इंसान मौत की नींद सो सकता था। ऐसे ही एक दिन सोना अपनी सौतेली बहन के साथ बाग में टहल रही थी। तभी उसकी सौतेली बहन नीलम बोलती है, सोना, हम यहाँ नागलोक में घूम घूम कर पागल हो गए हैं। चलना पृथ्वीलोक पर घूमने चलते हैं। नहीं नहीं, नाग नागिनों का पृथ्वीलोक पर जाना सही नहीं है। अगर नागराज को पता चला तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। अरे बहन, तू इतना क्यों डरती है? जब नागराज तपस्या में लीन होंगे, हम तब पृथ्वीलोक पर घूमने चलेंगे और उनका तप पूरा होने से पहले हम लौट आएंगे। नहीं, किसी को धोखा देना गलत बात है। मैं नहीं जाऊंगी पृथ्वीलोक पर। तो इतना मत सोच। आज शाम को हम चलेंगे और अगर तू नहीं गई तो देख लियो, मैं तेरे से बात नहीं करूंगी। इतना कहकर नीलम वहाँ से चली जाती है और शाम को वापस सोना के पास आती है। सोना नीलम से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसकी खातिर पृथ्वीलोक पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों बहनें सबसे पहले इंसानी रूप में आती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके नागलोक से पृथ्वीलोक पर जाती है और अपने आसपास की हलचल को देखकर नीलम कहती है, देखा सोना तुमने, पृथ्वीलोक कितना खूबसूरत है। तुम सही कह रही हो नीलम, यहाँ लोग कितने विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। ये जगमगाती हुई रोशनी और इतनी रौनक मैंने नागलोक में कभी नहीं देखी। तभी तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। अब हम हमेशा यहाँ आया करेंगे और यहाँ के लोगों से बातचीत भी करेंगे।
दोनों बहनें इसी तरह बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर सोनू नाम का एक लड़का हाथ में फूल लेकर आता है और वो फूल सोना को देते हुए बोलता है, ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्यूटीफुल गर्ल के लिए। माफ कीजिए, मैं समझी नहीं, क्या कहा आपने? जी कुछ नहीं, आप ये फूल रख लीजिए। वैसे तो आपकी खूबसूरती के आगे ये फूल काफी फीकी हैं, लेकिन फिर भी आप ये फूल रख लीजिए। शुक्रिया, लेकिन मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, फिर आपने ये पुष्प मुझे क्यों दिया? आपकी खूबसूरती मुझे यहाँ तक खींच लाई, अब इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं। तभी सोना का ध्यान आसमान की तरफ जाता है और वो देखती है कि सूर्य अस्त होने वाला है। ये देखकर वो नीलम से बोलती है, नीलम हमें तुरंत जाना होगा, देखो सूर्यास्त होने वाला है। तभी सोनू कहता है, अरे कहाँ जा रही हो आप? कल मैं यहीं आपका इंतजार करूँगा, आप आना जरूर। कुछ दूर जाने के बाद दोनों बहनें अपना रूप परिवर्तन करती है और जल्दी से अपनी शक्तियों से नागलोक पहुंच जाती है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। अब दोनों बहनों के लिए पृथ्वीलोक पर जाना तय था। इतना ही नहीं, अब तो सोना और सोनू के बीच की नजदीकियां भी बढ़ने लगती है। गुजरते वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर सोना सोनू को अपने नागिन होने की सारी सच्चाई बता देती है। इसी तरह एक दिन सोना अकेली ही पृथ्वीलोक पर सोनू से मिलने आती है और सोनू से बोलती है, सोनू, मेरी बहन नीलम के बाद तुम एक पहले व्यक्ति हो जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ। तुम मेरा यकीन कभी मत तोड़ना। नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी सपने में भी धोखा नहीं दे सकता। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। तभी अचानक से कोई सोना के सर पर डंडे से वार करता है और सोना वहीं बेहोश हो जाती है। काफी घंटे बीत जाने के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को नागलोक में पाती है। वो धीरे धीरे उठती है। उसके सर पर अभी भी बहुत दर्द हो रहा था और उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। तभी वहाँ पर नीलम आती है और बोलती है, शुक्र है भोलेनाथ का कि तुम्हें होश आ गया। लेकिन हुआ क्या था? मैं तो सोनू के पास थी, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। और मैं यहाँ कैसे आई? तुम इतना मत सोचो, तुम बस यूं ही बेहोश हो गई थी। मैं पृथ्वीलोक गई और तुम्हें यहाँ ले आई, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। चलो अब तुम आराम कर लो। नीलम की बात सुनकर सोना वापस आराम करने लगती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और सोना को अपने अंदर एक अजीब सी कमी महसूस होती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। ऐसे ही एक दिन वो सोनू से मिलने के लिए पृथ्वीलोक पर जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी सौतेली बहन और सोनू एक दूसरे को गले लगाकर खड़े हैं। ये सब देखकर सोना का दिल टूट जाता है और साथ में उसके अंदर क्रोध की अग्नि भड़क जाती है। वो उनके पास जाती है और गुस्से में कहती है, क्या है ये सब? सोनू, नीलम, तुम दोनों तो मेरे अपने थे ना, फिर तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सोनू, अगर तुम मुझसे अलग होना चाहते थे और तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो तुम मुझे बोल देते, मैं खुद ब खुद तुम्हारी जिंदगी से चली जाती। तुमने तो मेरा यकीन ही तोड़ दिया। और तुम नीलम, मेरी ही बहन होकर मेरी ही पीठ पर छुरा घोंप दिया। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? और कौन सी बहन? मैं तो तुम्हारी सौतेली बहन हूँ ना। तुम दोनों शायद ये बात भूल गई हो कि मैं एक बहुत शक्तिशाली नागिन हूँ जिसके जहर का कोई तोड़ नहीं। अब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तुम दोनों को अब मौत की नींद सोना होगा। उसके बाद सोना अपना नागिन रूप ले लेती है। फिर सोनू और नीलम को डसने लगती है, लेकिन उन दोनों को कुछ भी नहीं हो रहा था। ये देखकर नागिन हैरान हो जाती है और फिर से उन पर वार करती है, लेकिन उन दोनों को उसके बाद भी कुछ नहीं होता। सोना वापस से अपने अर्ध नागिन रूप में आती है और बोलती है, क्या हो रहा है ये सब? मेरे वार का तुम दोनों पर कोई असर नहीं हुआ, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सोना को इस तरह से मचलता हुआ देखकर नीलम और सोनू हंसने लगते हैं। तभी नीलम कहती है, क्या हुआ सोना, तुम्हारा जहर काम नहीं कर रहा या तुम्हारे अंदर जहर ही नहीं बचा? करो करो और कोशिश करो, चाहे जितना कोशिश कर लो,
तुम्हारे अंदर से जहर नहीं निकलेगा, क्योंकि अब तुम बिना जहर के नागिन हो। तुम्हारे अंदर कोई जहर नहीं है। ये सब जो तुमने देखा, ये सब बिल्कुल सच है। मैं और सोनू बहुत पहले से एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हें यहाँ लाना और सोनू से मिलवाना, ये मेरी ही चाल थी। याद है वो दिन जब तुम बेहोश हो गई थी? तुम्हारे सर पर वार मैंने ही किया था, और जैसे ही तुम बेहोश हो गई थी, मैं और सोनू मिलकर तुम्हें एक काली गुफा में ले गए थे। मैंने भोलेनाथ का नाम लेकर तुम्हारे अंदर का सारा जहर निकाल लिया, जिसके बाद मैं सबसे शक्तिशाली नागिन बन गई। और तुम्हारे जहर से ही मैंने सोनू को भी एक इच्छाधारी नाग बना दिया। फिर मैं तुम्हें अपने साथ नागलोक ले गई और झूठा प्यार दिखाने लगी। सारी सच्चाई सुनकर सोना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी सोनू कहता है, अब तुम सिर्फ अपना रूप बदल सकती हो, उसके अलावा किसी को मार नहीं सकती। अब मैं एक इच्छाधारी नाग बन गया हूँ। अब मैं आराम से नागलोक जा सकता हूँ। अब कोई भी मुझे मेरी नीलम से दूर नहीं कर सकता। अब तुम देखना, तुम्हारे इसी जहर का इस्तेमाल करके हम पूरे नागलोक को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे और मैं बन जाऊंगा नागराज। सोनू की बात सुन सोना को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद सोनू नीलम का हाथ थामकर वहाँ से जाने लगता है। तभी सोना अपनी शक्तिशाली नागमणि को प्रकट करती है और नागमणि से उन दोनों पर वार करती है और उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देती है। और फिर नागमणि को अपने अंदर रख लेती है और खुद से ही बोलती है, क्या हुआ? अगर मेरे पास जहर नहीं है, मेरे पास मेरे भोलेनाथ की सबसे बड़ी शक्ति नागमणि है और भोलेनाथ खुद मेरे साथ है। मेरे भोलेनाथ के आगे कोई बुराई नहीं टिक सकती। बुराई का एक न एक दिन जरूर अंत होता है। इसके बाद सोना नागलोक जाती है और नागराज को सारी सच्चाई बताती है और साथ ही उनसे माफी भी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए नागराज, मैंने आपकी इजाजत के बगैर नागलोक से बाहर कदम रखा, लेकिन इसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं था। मुझे मेरी सौतेली बहन नीलम वहाँ लेकर गई थी। उसने मुझे हमारे प्यार का वास्ता दिया था, इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी। लेकिन उसने अपना सौतेला होने का प्रमाण मुझे दे दिया और मेरी पीठ पर खंजर घोंप दिया। लेकिन मैंने अपना बदला स्वयं ले लिया और उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है सोना। तुम्हारा तो बड़प्पन है कि तुमने मुझसे आकर माफी मांगी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुमसे एक बात भी कहना चाहता हूँ। कौन सी बात नागराज? मैं जानता हूँ अभी अभी तुम्हारा दिल टूटा है, परंतु मैं तुम्हें कई वर्षों से पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो। नागराज के इस प्रस्ताव से सोना बहुत खुश होती है, लेकिन वो कहती है, नागराज, नागरानी तो वही नागिन बनती है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, परंतु मेरे पास तो अब कोई शक्ति ही नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें वापस पहले जैसी नागिन बना दूंगा, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा जहरीली। उसके बाद कुछ ही दिनों में नागराज और सोना की शादी हो जाती है और नागराज सोना को पहले जैसा शक्तिशाली बना देते हैं। अब सोना अपने अतीत को भूलकर नागराज के साथ अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है।